जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आइए शुरू करते हैं हम आज अध्याय नंबर 6 जय प्रक्रम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखो, पहला प्रश्न हमारे पास कि पितरस कहाँ से स्रावित होता है। अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत ग्रंथि से। देखो, जो हमारे पास यकृत ग्रंथि होती है, इनमें एक थैली होती है जिसको पित्ताशय कहते हैं, और इस पित्ताशय के अंदर ये पितरस से भरा रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत से। अग्नाशय से इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अग्नाशय के अंदर हमारे पास एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज वगैरह। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। अर्थात जब हमको अगर चोट लग जाती है तो जो ब्लड बाहर निकलता है तो कुछ देर बाद वह रुक जाता है, तो इसको रुकने में हमारे कौन मदद करता है। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, क्योंकि हमारे रक्त के अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती है जो कि रक्त का थक्का बनाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 3 कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेस में, 2 वेस में, 4 वेस में या 5 वेस में। अर्थात चैम्बर, जैसे मान लो हमारे पास जो ये हृदय है, तो हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर हैं इन्हें हम आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले जो 2 चैम्बर हैं जिनको निलय कहते हैं। आलिंद में तो ब्लड आता है और जबकि निलय से ब्लड बाहर निकलता है, क्योंकि जब ये संकुचित हो जाता है तो ये ब्लड को बाहर निकालने का कार्य करता है निलय। तो टोटल हो गए हमारे पास 4 वेसम या 4 चैम्बर। तो इसका आंसर सही सी हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है कि जो पोषण का वह तरीका जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है बाहरी कारकों से, जैव कारकों से। तो इनमें से स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होगा। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश और उपरोक्त सभी। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि पेड़ पौधों के अंदर पत्तियां पाई जाती हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जो क्लोरोफिल है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल से विक्रिया करता है, और वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब जाकर अपना भोजन बना पाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अर्थात स्वपोषी पोषण के लिए ये तीनों चाहिए हमको, क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। मतलब हमारा जो ब्लड है उसका रंग लाल क्यों होता है। थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन और सीरम। तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रंग, शरीर के अंदर रक्त है उसका लाल रंग दिखाई देता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 6 कि सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे कैसे होते हैं। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मृतजीवी मतलब जो सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी मतलब जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाते। और इनमें से सभी, तो देखो सभी जो हरे पौधे हैं होते हैं वो हमारे ये सभी होते हैं, क्योंकि जो हमारे पास स्वपोषी भी होते हैं। हरे पौधे स्वपोषी वाला आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं बना सकते हैं। फिर है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब अगर हम किस प्रकार की श्वसन क्रिया करेंगे जिसके कारण अधिक ऊर्जा बाहर निकलेगी या हमको अधिक ऊर्जा मिलती है। तो वायवीय श्वसन के द्वारा, अवायवीय श्वसन के द्वारा, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा वायवीय श्वसन के द्वारा हमको अधिक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वायवीय श्वसन क्या होता है। श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रक्रिया होती है तो इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः विघटन होता है, और ग्लूकोज के विघटन से हमको बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 8 कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क यानी किडनी, किडनी किससे संबंधित है। पोषण से है, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो जो हमारी किडनी है वह उत्सर्जन से है। उत्सर्जन का मतलब हो गया हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना।
तो ये जो वृक्क है वो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और ये रक्त को छानने का कार्य करते हैं, और जिसके कारण जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वह बाहर निकल जाते हैं। तो जो किडनी है वो उत्सर्जन की अभिक्रिया में हमारे पास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 9 कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग का मतलब हो गया हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाला अंग। तो वृक्क है, अग्नाशय है, आँख है, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्क। वृक्क जो है वो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है, छानने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 10, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वृक्क की जो इकाई है, किडनी की इकाई, वो कहा जाता है नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट। तो ये कहा जाता है नेफ्रॉन को। तो नेफ्रॉन को कहा जाता है, या वृक्काणु जिसको हिंदी में कहते हैं। तो नेफ्रॉन को हम किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 11 है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, अथवा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। जो हमारे पास ये जो पत्तियाँ होती है, इनमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो देखो, जो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र, इनको हम रंध्र कहते हैं, और इन रंध्र के द्वारा ही गैस बाहर निकलती है और ग्रहण की जाती है। तो रंध्र के द्वारा आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है तो किस किस में टूट जाता है। CO2 और जल, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2, H2O और ऊर्जा। ग्लूकोज का जब विघटन हो जाता है तो हमको ये 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं, CO2, H2O और ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 13 कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जाइलम का कार्य बताइए पादप में। तो देखो, जाइलम जो है वो जड़ से लेकर पेड़ पौधों के ऊपरी भागों तक ये नलिकाओं के रूप में होती है, और जाइलम का प्रमुख कार्य है कि ये जो जड़ों से जो पानी का अवशोषण किया जाता है, तो पानी को ऊपरी भागों तक पहुँचाने का कार्य इस जाइलम का होता है। तो जाइलम क्या कार्य करता है, जल को ऊपर पहुँचाने का कार्य करता है। तो जाइलम से जल याद रखना, जाइलम जल। तो ये हो जाएगा, इसका जल का वहन करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है ADP या ATP या DTP या PDP। तो इसका सही आंसर है ADP के, क्योंकि हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा बनती रहती है वो ATP के रूप में बनती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका मतलब है, ट्राइफॉस्फेट का मतलब हो गया कि जो फास्फेट समूह है वो 3 होते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, और जब ये ATP टूटता है तो ADP के अंदर टूटता है, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब एक सल्फर का इसमें बाहर निकल जाता है फास्फेट का अणु, तब ADP बच जाता है। लेकिन ऊर्जा मुद्रा के रूप में ATP को कहा जाता है। तो ATP इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 कि हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। मतलब जो हमारे पास जो ये हृदय है, हृदय के अंदर जो ये 4 भाग होते हैं, नीचे वाले को निलय कहते हैं। तो इसमें है कि पंप किसके द्वारा किया जाता है, मतलब बाहर किसके द्वारा भेजा जाता है। तो देखो, जब ये संकुचित होता है, नीचे वाला भाग जब ये दबेगा तो ब्लड पूरा बाहर जाएगा। तो इसका मतलब है बाहर भेजने का कार्य, ये पंप करने का कार्य निलय कर रहे हैं। इसका मतलब है इसका सही आंसर निलय हो जाएगा। फेफड़ों के द्वारा सिर्फ केवल गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। आलिंदों में सिर्फ केवल ब्लड आता है, वो भेजने का कार्य नहीं करता। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। तो रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइगनो मैनोमीटर।
तो रक्त दाब मापी का आंसर हो जाएगा स्पाइगनोमेनोमीटर। बैरोमीटर भी नहीं होगा, मैनोमीटर भी नहीं होगा, रक्त दाब मापी जिसको हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं स्पाइगनोमेनोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 17 कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर, यकृत। वैसे अग्नाशय होती है, इसमें अगर यकृत होता तो हम इसमें यकृत बताते, लेकिन यकृत नहीं है तो यहाँ पर अग्नाशय आएगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि वैसे तो यकृत होती है, लेकिन ऑप्शन में यकृत है नहीं, तो इसलिए हम इसका आंसर देंगे अग्नाशय। तो इसका आंसर बी हो जाएगा अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। मतलब रक्त को रोकने का कार्य कौन करता है? बाहर निकलने से रोकने का कार्य करते हैं हमारे रक्त बिंबाणु, जिसको अंग्रेजी में हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं हम कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि जो हमारे पास रक्त है, रक्त मतलब केवल नसों में ना बहकर शरीर में बहता रहता है, बाहर नसों के बाहर किस में बहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉकरोच में। हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है मनुष्य में, वो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। बंद का मतलब हमारे अंदर जो रक्त है वह नसों के अंदर बहता है, धमनी और शिरा में। तो मनुष्य के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र। मतलब जो कॉकरोच होता है हमारे पास, तो कॉकरोच के ये केवल ऊपर बाहरी भाग में ही हमको ब्लड दिखता है ऐसे। फिर है प्रश्न नंबर 20, फिर रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये तो आप बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि एनीमिया रोग होता है। तो रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं हम कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। मतलब जो ग्लूकोज का जब यहाँ से विखंडन होता है तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है यहाँ से, तो ऑक्सीजन किसके द्वारा निकलता है? CO2 के द्वारा निकलता है या जल के द्वारा निकलता है? तो यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा जल से, क्योंकि जब पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है, एक जल ग्रहण करता है। तो अब देखो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिलकर ग्लूकोज का निर्माण कर लेती है, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। अब ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही होती है वो इस जल के टूटने के कारण ही बाहर निकल रही होती है, ना कि इस CO2 के कारण। CO2 जो है वो तो केवल कार्बोहाइड्रेट के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं हम कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम और फ्लोएम का कार्य बार बार पूछा जाता है। तो जाइलम का तो हमने देख लिया था, जल को ऊपर पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का उल्टा होता है। तो पेड़ पौधों में जो हमारे पास भोजन बन रहा था, तो भोजन को पेड़ पौधों से के शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, तो ये भोजन को पहुंचाने का कार्य करेगा। तो फ्लोएम से हो जाएगा जल। तो जल को पेड़ पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है फ्लोएम का। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है। तो हमारे शरीर के अंदर चलने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा हमारे शरीर की रक्षा होती है, ऊर्जा मिलती है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब हो गया कि जीवों में चलने वाली प्रक्रियाएं, इनको जैव प्रक्रम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। मान लो हमारे पास जो ये ब्लड था, ब्लड के अंदर लाल रंग था और वो इस हीमोग्लोबिन के कारण था। अगर हम हीमोग्लोबिन को अगर बाहर निकाल देंगे तो इसका मतलब अब लाल रंग नहीं रहेगा, तो हल्का पीला रंग बच जाता है। तो इस हल्के पीले रंग वाले हम पदार्थ को कहते हैं प्लाज्मा। तो इसको प्लाज्मा कहा जाता है, हल्के पीले रंग को। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं हम अगला 25, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। 120/80। मतलब मैक्सिमम जो है वो अधिकतम आपका हो सकता है 120 mm ऑफ Hg, इकाई होती है इसकी mm, मिलीमीटर में लेते हैं, और कम से कम होना चाहिए 80 से लेकर 120 के बीच में है तो वह बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है।
और अगर 120 से ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब उसका बीपी ज़्यादा हो गया, और 80 से नीचे आ गया तो इसका मतलब हो गया कि इसका बीपी कम हो जाता है। तो सही जो रक्तचाप होना चाहिए 120/80 का होना चाहिए। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? ये भी सबसे शानदार क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन जो है हमारे रक्त के अंदर पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में भी कौन सा तत्व पाया जाता है? वो लोहा तत्व पाया जाता है हमारे अंदर। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, तभी हम कहते हैं कि आयरन की कमी हो जाती है, और आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 27 है, लास्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? तो देखो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और ये जो ग्लूकोज का सूत्र है इसमें कार्बन की संख्या 6 है, तो इसका मतलब है कि कार्बन की संख्या 6 हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये जो हमारे क्वेश्चन हैं इनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे हम ऐसे ही और भी लेसन के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।